आज बहस चल रही है ओपीएस बनाम एनपीएस बनाम यूपीएस। अब क्या चक्र में आगे फिर से ओपीएस आएगी, ये क्वेश्चन है, इसी पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं। गोपाल कुमार जी हमारे साथ हैं। गोपाल कुमार जी, ना आप थोड़ा एक्चुअली वाले फ्रेम से बाहर आ जाओ। अब आप एक आम आदमी की तरह सोचो कि जिस तरह से ये कामकाज हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसलिए बार बार इसको पूछ रहा हूँ कि सरकार क्या दोबारा सोचेगी कि ओपीएस की तरफ चले जाएं, क्योंकि वो हर फैसले को जितनी तेज़ी से चेंज कर रहे हैं उससे ये उम्मीद बनती है। अभी किसी वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा सवाल लिखा कि हम लोग ऐसे देखते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ को एड्रेस करेगी सरकार, तो उस एम्प्लॉय को ये उम्मीद बंध गई है कि ये सरकार झुकेगी, अभी ओपीएस लाएगी, थोड़ा और प्रेशर बनाते हैं। चुनाव है ना अभी 4 राज्यों के, क्या लगता है आपको? जी नीरज जी, अगर आप देखें इसका जेनेसिस, तो एक वेलफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है किसी भी सरकार का। और अभी तक की जो भी आप वेलफेयर स्कीम्स देखेंगे वो इकोनॉमिकली पुअर पे मोस्टली रहा है। जैसे वो आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं या गैस सिलेंडर दे रहे हैं या फिर हाउसिंग स्कीम है। एक मिडिल क्लास बहुत बड़ा सेगमेंट है, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी, वो कहीं ना कहीं वंचित रह गया। उसके लिए एक चीज होता था कि आप टैक्स के थ्रू उनको कुछ लिमिट बढ़ा देते थे या टैक्स में कुछ रिबेट दे देते थे, उससे वो खुश हो जाते थे, उनको वही लगता था उनके लिए वेलफेयर। अब वो भी रास्ता एक तरह से बंद ही है। तो मुझे लग रहा है कि ये सरकार एक वेलफेयर इनिशिएटिव को एक पायदान ऊपर लाने की कोशिश की है इस योजना के तहत, कि मिडिल क्लास के लिए चाहिए। क्योंकि ये स्कीम आज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, कल ये स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी। नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि जितने सेंट्रल पीएसयू हैं वो लेके आएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लेके आएंगे, बहुत सारी स्टेट पीएसयू भी लेके आएंगी। तो धीरे धीरे एक आप देखेंगे इसको एक बड़े आप स्तर पे देखेंगे तो एक टेम्पलेट तैयार किया गया है पेंशन का केंद्र सरकार ने। तो कहीं ना कहीं वो आएगा। आप जहां कह रहे हैं ओपीएस, यस, अगर मैं एक एम्प्लॉय के नाते बोलूं तो ओपीएस बहुत अच्छा है इन तीनों में, क्योंकि हमें कुछ गारंटीड कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों साथ में देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस की जरूरत है, राइट। वो बैलेंस कैसे होना चाहिए, वो आज की स्थिति में आपको पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स दोनों समझना होगा। और जहां तक यू टर्न की बात है, ये यू टर्न ही मुझे बाईपास लग रहा है, राइट। आपने ओपीएस को बाईपास करके एक यूपीएस लेके आए, तो यू टर्न से ज्यादा बाईपास लगता है। और हो सकता है कहीं आप मेन सड़क पे मेन रूट भी लें और फिर ओपीएस पे भी आए, हो सकता है। ओपीएस में आ सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी जल्दी चीज़ें जो बदल रही हैं ना, उससे लगता है कि सरकारी कर्मचारियों से कई गुना बड़ा निजी क्षेत्र है जहां सबसे ज़्यादा लोग नौकरी करते हैं, सबसे ज़्यादा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास भी वहीं पे है। अब मैं उधर जाऊंगा तो अभी सरकारी कर्मचारी मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, मेरे खिलाफ ही एक और ट्रोलिंग शुरू हो जाए। लेकिन सरकारी कर्मचारियों की इतनी चिंता कर रहे हैं गोपाल अग्रवाल जी, और जिनसे दिन भर वसूली होती है टैक्स की, जिनके पैसे से आप ये ओपीएस चलाना चाहते हैं या यूपीएस चलाना, उनकी चिंता बिल्कुल नहीं उनको। जिसमें मैं ऐड करूंगा, 3 स्तंभ होते हैं पेंशन के लिए। एक तो होता है स्टेट पेंशन, जहां पे आपको सरकार पेंशन देती है। दूसरा ऑक्यूपेशनल होता है, जो आपका एम्प्लॉयर है प्राइवेट सेक्टर में, वो भी आए, सुपर एनुएशन बेनिफिट्स वगैरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देती है। थर्ड है आप पर्सनल फंडिंग करें, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि बदलते परिवेश में जहां पे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लाइफ लॉन्जिविटी बढ़ रही है, तो तीनों का ही कहीं ना कहीं एक दायित्व है अपने पेंशन को, अपने गोल्डन ईयर्स में एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। अब उसका सामंजस्य, उसको बैलेंस कैसे रखें, कहाँ स्टेट आए, कहाँ आपका एम्प्लॉयर आए और कहाँ आपकी सेल्फ फंडिंग होनी चाहिए, ये भी डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक एससीएस क्लास पे आप देखेंगे किसके पास कितना सामर्थ्य है अपने लिए पेंशन के लिए पैसा अलग रखने की। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक मीन्स टेस्टेड अप्रोच के अंदर जो बिल्कुल ही अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते, राइट, उनके लिए कहीं ना कहीं एक थोड़ा ज्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए, एश्योर्ड रिटर्न उनकी ज्यादा होनी चाहिए। तो आप उसको एक यूनिफॉर्म तरीके से ना देख के, यूनिफाइड तरीके से ना देख के, उसको आप एक स्टैगर्ड मैनर में भी कर सकते हैं, नीड बेस्ड कर सकते हैं, जिससे आपका फिस्कल प्रूडेंस भी जी। रहेगा और लोगों की जरूरत भी बिल्कुल उसी हिसाब से आप एड्रेस कर पाएंगे। गोपाल, ये बात ना बहुत अच्छी आपने कही है, लेकिन इस थ्योरी से एक समस्या हो रही, जो मतलब लगता है गवर्नमेंट को एड्रेस करनी चाहिए, कि जो बहुत परेशान है उनकी बहुत मदद करनी चाहिए। थ्योरेटिकली बहुत सही है और इसको लोग प्रैक्टिकली कर भी रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर रही है गवर्नमेंट, और उसका फिर खामियाजा आपको पॉलिटिकली भुगतना पड़ता है।
विजय जी, एक सवाल मेरा आपसे, क्या सरकार एक द्वंद्व में है क्या? कि उसके लिए आगे के बहुत सारी जो बड़ी स्कीम्स के फैसले हैं या बड़ी चीज़ों पे फैसले हैं, उसमें द्वंद्व क्रिएट हो गया है। वो विपक्ष का द्वंद्व हो सकता है, वाजपेयी जी सुबह शाम एक प्रेशर बना ही रहते हैं। मुझे लगता है द्वंद्व तो है। देखिए द्वंद्व ये विजय जी से, गोपाल जी, विजय जी से सवाल है। विजय जी। जी नीरज जी, लगता ही है कि द्वंद्व है, लेकिन फिर वही बात है कि द्वंद्व राजनीति में सरकारों को, सरकार जो है मैं ऐसा समझता हूं कि जन कल्याण के लिए काम करती है, ठीक है। इसलिए मुझे अभी भी ये इस बात नहीं समझ में आई कि जब आपके कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए अब तो सोमनाथन साहब, जब वो कहते हैं कि 90% लोग इस योजना को यूपीएस को यूज करेंगे या उसमें आ जाएंगे, तो फिर ऐसी योजना को क्यों अब चालू रख रहे हैं जो खुद ही भी मान रहे हैं कि नहीं चलनी चाहिए। तो द्वंद्व तो काफी समय से चल रहा है। आपने अग्निवीर का जिक्र नहीं किया, अग्निवीर में देखिए, अग्निवीर में कहा कि सबसे बेहतर योजना है, फिर आपने है तो उसमें बहुत सारे बदलाव आपने कर दिए ना कि 10% रिजर्वेशन, 10% फलाना, 10% ये काम करेंगे। फिर वक्फ बोर्ड पर आपने कर दिया जो काम किया है, ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर आपने जिस तरह से काम किया है, लिटरल जो एंट्री है उस पर भी किया है, और अब यहाँ पर आ गए। और मुझे लगता है कि ये स्कीम अभी यहाँ यूपीएस पर नहीं रुकने वाली है, जिस तरह का दबाव है वो नहीं होगा। लेकिन आप इसको विनम्रता भी तो कह सकते हैं सरकार की, कि सरकार अब विनम्र हो गई है, आपकी बात को सुनती है और उस पर फिर से रिकंसीडर करती है। द्वंद्व को विनम्रता से भी देखा जा सकता है कि थोड़ा सरकार अब विनम्र हो गई है, और विनम्रता के चलते हुए वो वाजपेयी जी की बात को भी तुरंत सुन लेती है। वाजपेयी जी ने कहा लेटरल एंट्री नहीं चलेगी, तो तुरंत कर लिया काम, ऐसा ना। नहीं सर तो विजय जी, इसमें एक मेरा सवाल ये है कि मेरा कहने मतलब कि कोई भी काम ना पूरे मन से करो, हाफ हार्टेड से मत करो। एक अनरिलेटेड उदाहरण दे सकता हूँ मैं आपको। राजस्थान में जब पिछली बार सरकार थी तो जाते जाते बहुत सारी स्कीमें सरकारें अनाउंस करती, चुनाव से कुछ महीने पहले, 6 महीने पहले, उनको लगता है इससे मैं कुछ कर लूँगा, सफाया हो जाता है उनका। इसी स्कीम को जगन रेड्डी ने लागू किया था आंध्रा में, सामने परिणाम है। तो आधे मन से मत करो, मेरा सिर्फ ये सवाल है, करो तो खुल के करो, दरियादिली दिखाओ, विनम्र बनो, इतने बहुत विनम्र बन जाओ, ओपीएस लागू कर दो, वरना मत करो। फिर ये बीच बीच के जो करते हैं ना, पब्लिक इसको रिसीव नहीं करती। जी बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। एक छोटी सी कहानी सुना दो, 5 सेकंड की कहानी है। सुनाइए संक्षेप में। पड़ोसी एक सज्जन के घर पर बकरी के पेट में दर्द हो गया, तो वो अपने पड़ोसी के पास गए और उनसे पूछा कि भाई बकरी को आपके भी पिछली बार शर्मा जी पेट में दर्द हुआ था, तो क्या दूं, क्या दिया था आपने? तो उन्होंने कहा ना मैं गुड़ और मेथी दी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो आके विजय त्रिवेदी जी यहाँ पर शर्मा जी की बात सुन के अपनी बकरी को गुड़ और मेथी खिला दी। बकरी अगले दिन मर गई। तो वो वापस गए शर्मा जी के पास, कह रहे आपसे पूछा था, आपने कहा कि गुड़ और मेथी खिला देना। बोले हाँ गुड़ मेथी खिला दी। तो बोले मेरी तो बकरी मर गई। बोले बकरी तो मेरी भी मर गई थी। तो वो जो रिजल्ट है ना, हर सरकार, पिछली सरकार तो बकरी मरने बात पूरी सुन लिया कीजिए, और वो बकरी ना मरे इसको देखकर काम करना चाहिए। और हाफ हार्टेडली इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी थोड़ा प्रेशर है। सर आप एक बात नहीं समझ रहे कि ये 10 साल की सरकार में इस तरह का माहौल कभी था ही नहीं। तो वो ये जो नया माहौल बना है जिसमें सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग सवाल कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट में परेशानी होगी। और आप गोपाल अग्रवाल जी को परेशान, गोपाल अग्रवाल जी तो बताते रहते हैं, आप गोपाल अग्रवाल जी की बात सरकार कितनी सुन रही है, नहीं सुन रही है। आप ये मत समझिए, गोपाल अग्रवाल जी को मैं जानता हूँ, वो हमेशा जनता के हित की बात करते हैं। अरे मुझे तो यही चिंता है, गोपाल अग्रवाल जी ने ये कह दिया कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है, हो सकता है डांट न पड़ जाए कहीं, आप कैसे बोल के आ गए कि ये बढ़ सकता है। ये बहुत बड़ी समस्या है ये। देखिए मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूँ सीरियस नोट पे कि जनता को जो समझ में आए ना वही स्कीम काम करती है, बाकी आपका अर्थशास्त्र सब घर में रखा रहता है। अगर पब्लिक को ये समझ में आ गया कि आप मेरा आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं तो आप दिन में 3 बार उसके क्लैरिफिकेशन जारी करिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जिसके लिए स्कीम है, अगर उसको आज भी नहीं पसंद है, उसको ओपीएस ही चाहिए, तो आपको एड्रेस करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप देखेंगे कि ओपीएस भी लागू करेंगे, कोटा विद इन कोटा भी होगा और जाति जनगणना भी होगी। ये इसी सरकार में हम और आप देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए।